नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर 7 गुप्त साम्राज्य (319 AD से मौर्यों के पतन के पश्चात कोई भी डायनेस्टी ऐसी नहीं हुई जो कि उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध सके। पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध सके। अब इसी समय कुछ विदेशी भी आते हैं, सब कुछ और जैसे आते हैं, वो भारतीय पर्यावरण में घुल मिलकर यहीं की संस्कृति को एडाप्ट कर लेते हैं। उसके पश्चात इसी में से एक गुप्त साम्राज्य आता है जो कि उत्तर भारत में एक सशक्त साम्राज्य के रूप में जाना जाने लगा। और इनमें प्रमुख सबसे पहले तो चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, (320 AD से, मान लीजिए इसको 320 AD से इसका होता। इसके बाद और तमाम शासक हैं गुप्त के जिनका मेंशन करना है ठीक नहीं होगा, और आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में दिया भी नहीं है, ज़्यादा पूरी वंशावली ही है इनकी। लेकिन यहां से आप मान लेते हैं ये गुप्त शासक उत्तर भारत में, अब चंद्रगुप्त जो था प्रयाग, साकेत और मगध, इन तीनों को मिलाकर एक साम्राज्य अपना तैयार किया। यहीं से इसी ने गुप्त वंश की, इस श्रीगुप्त ने, वैसे इससे भी पहले श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी, लेकिन चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसने इसको थोड़ा इनलार्ज किया गुप्त साम्राज्य को। तब यहां से हम शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त। पहले हम चंद्रगुप्त प्रथम पे जाएंगे, क्या किया क्या नहीं किया, समुद्रगुप्त पे जाएंगे, थोड़ा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे, उसके बाद पूरे गुप्त काल के बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे, कला क्या था, धर्म क्या था, विज्ञान क्या था, समाज क्या था, इसके बारे में पूरा डिटेल अभी हम आपको बताएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में थोड़ा जो जानकारी हमने दिया कि प्रयाग साकेत मगध को मिलाकर इसने पूरा एक साम्राज्य तैयार किया। बहुत कम जानकारी अवेलेबल है एनसीईआरटी में इसमें। ये इनका चंद्रगुप्त फर्स्ट का कार्य हो गया। समुद्रगुप्त के बारे में आप जाएंगे, बहुत प्रतापी शासक था गुप्त साम्राज्य का, और इसने तमाम विजयों के द्वारा अपने साम्राज्य को और बढ़ाया। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी इनहेंस किया था, बढ़ाया था, लेकिन समुद्रगुप्त उससे भी ज्यादा बढ़ाया। समुद्रगुप्त की दो नीतियां थीं, एक ग्रहण मोक्षानुग्रहण और एक प्रसवोद्धरण। उत्तर भारत के प्रति कुछ और, दक्षिण भारत के प्रति कुछ और, दक्षिण भारत के राजवंशों के प्रति कुछ और। ग्रहण मोक्षानुग्रहण में राज्य को ग्रहण करता है, फिर उसको मुक्त कर देता है, ठीक। और प्रसवोद्धरण में किसी भी राज्य को ग्रहण करता है तो उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। यह समुद्रगुप्त की नीति थी। काफी विजय किया उसने, उत्तर दक्षिण दोनों मिलाकर। और समुद्रगुप्त की और खास बात क्या है, ये सब विजयों की सूचना उसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, जो कि इस समय भी प्रयागराज के जो किला है उसमें है प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख। और उस अभिलेख पर, उस शिलास्तंभ पर अशोक के भी अभिलेख हैं, उस शिलास्तंभ पर अकबर के भी अभिलेख हैं, और इसका तो था ही। और ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना हरिसेन ने किया था, यानी वो स्तंभ रहा होगा, पहले अशोक ने कुछ लिखवा दिया होगा, फिर हरिसेन ने उस पर पूरा समुद्रगुप्त की पूरी विजयों की पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराया। उसके बाद में आगे चलकर मुगल काल में भी वो उस पर कुछ मेंशन किया गया, यानी वो तीनों फेज की जानकारियां
वो स्तंभ लेख देता है। ये वहां से हमें सूचना मिल जाया करती है। और समुद्रगुप्त के बारे में कुशल वीणा वादक था, संगीतज्ञ था, अच्छा वीणा बजा लेता था। इसके बाद हम आते हैं अगले शासक की तरफ। हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय पे आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्षेत्र विस्तार के लिए अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ताकि वैवाहिक संबंध से भी क्षेत्र विस्तार हो जाता था। इसके समय एक और खास बात हुई, शकों का आक्रमण होने लगा। बाद में शकों का इसने उन्मूलन किया। हुड़ों का भी आक्रमण हुआ था इस चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इस चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये भी बहुत प्रतापी शासक था गुप्त वंश का, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर अब आगे चलते हैं। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तों की शासन व्यवस्था। राज्य, सबसे पहले राज्य है, फिर प्रांत हुआ, फिर जिला हुआ, जिला जिला समितियों के द्वारा, फिर नीचे गांव हो गए। राज्य का तो एक राजा हुआ करता था भाई, वो राज्य का पूरा संचालक हो गया। प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। जिलों में जिले के अधिकारी नियुक्त होते थे, और ये जिले के अधिकारी जिला समितियों के माध्यम से पूरे जिले को चलाते थे। आज भी है कमोबेश, जिला समितियां हैं आज भी, उसके द्वारा। अब ये छोटे छोटे गांव में विभक्त थे। अब इन अधिकारियों को शुरुआत में तो नगद वेतन दिया जाता था, बाद में इन अधिकारियों को जागीर दिया जाने लगा वेतन के बदले में। अब यहां पर मौर्यों से थोड़ा भिन्न हो रहा मामला। मौर्य नगद वेतन दिया करते थे, जागीर देने लगे। अब जब जागीर इनको दिया जाने लगा अधिकारियों को, तो सेंटर का जो नियंत्रण था, अंकुश था, उन अधिकारियों पर कम होता चला गया, जो कि आगे गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए बहुत ही, गुप्त साम्राज्य के पतन में उत्तरदायी रहा। शासन व्यवस्था के बाद हम गुप्तकालीन समाज की चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन समाज के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां फाहियान के द्वारा मिलती है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। फाहियान कहता है कि भारत में बहुत छोटे छोटे गांव में विभक्त था उस समय। चीनी यात्री था फाहियान। छोटे छोटे गांव में भारत विभक्त था। कानून नरम थे, दंड विधान भी कठोर नहीं था, और बौद्ध और ब्राह्मण शांतिपूर्वक रहते थे। मतलब समाज में बहुत ज्यादा द्वेष नहीं था। बौद्ध विहारों की भी बहुत प्रशंसा करता है। बौद्ध विहारों में रहा भी, गया भी था, वो घूमा था, टहला था। और फाहियान ये भी कहता कि अधिकतर लोग शाकाहारी थे। ऐसा नहीं कि मांसाहारी नहीं खाते थे, लेकिन ज्यादातर उसमें से शाकाहारी थे। और राजा की भी फाहियान काफी तारीफ करता है। उस समय का समाज जातियों में विभक्त था। अछूतों की श्रेणी आ गई थी, उनको नगर से बाहर रहना पड़ता था। और एक और जाति उस समय आई, कायस्थ जाति। जातियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी, तो नई नई जातियां आने लगी। ऐसा नहीं कि वर्ण व्यवस्था में जो चार वैदिक काल में है वर्णित है वही चार रह गई, नहीं, ऐसा नहीं है। गुप्त काल में जातियों की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। तो जो जो काम करता, यानी काम बट रहा है, और उसी अनुसार उनको जातियों का नया नया नाम दिया जा रहा है। अब आगे हम चलते हैं गुप्तकालीन व्यापार पर।
विदेशों से गुप्त काल के व्यापार भी हुआ करते थे। एक यहां पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह और पश्चिम में भड़ौच। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह ताम्लुक भी से कहा जाता है, इससे दक्षिण पूर्व एशिया, जावा, कंबोडिया, इन सब जगहों पर यहां से व्यापार हुआ करता था। और भड़ौच जो बंदरगाह था उससे पश्चिम एशिया की तरफ व्यापार होता था, दक्षिण एशिया की तरफ कुछ ज्यादा ही व्यापार हुआ करता था। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी उस समय होने लगा था। उनको जहाज की पूरी जानकारी थी कि जहाज यहां से जाएगा, वहां सामान लाएगा, फिर ढोएगा, ये काम होगा, ये पूरी जानकारी थी उनको, इसीलिए वो डेवलप किए थे व्यापार को। आगे फिर चलते हैं धर्म। गुप्तकालीन तो ऐसे शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे, यानी विष्णु के उपासक, लेकिन हिंदू धर्म बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था उस समय, और उसमें भी शैव और वैष्णव ये दो धर्म प्रमुखता से आए। बौद्ध धर्म भी था, ऐसा नहीं बौद्ध धर्म नहीं था। हिंदू धर्म को हिंद नाम अरबों ने दिया, हिंद के निवासियों के लिए। उन्होंने ऐसा कहा, हिंद के निवासियों के लिए हिंदू, तो वहां से ही हिंदू शब्द आ गया। अब इसी काल में विष्णु के अवतार की भी बात होने लगी। मंदिर बनवाने के लिए ये लोग दान देने लगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसी समय का है, बना हुआ है। और इस काल में रामायण और महाभारत को पुनः लिखा गया, जो आज संस्कृत मूल रूप में है वो गुप्तकालीन ही है। ये सब धर्म से संबंधित प्रगति गुप्तकाल में हुई। आगे चलते हैं वास्तुकला पर। इस काल में वास्तुकला की भी काफी उन्नत हुई। जैसे अभी हमने बताया देवगढ़ का दशावतार मंदिर, वो इसी काल का बना हुआ है। सारनाथ के किनारे एक बौद्ध विहार था, वो भी इसी काल का था। और एक और खास बात, मंदिरों में इस काल में मंदिर में एक गर्भगृह हुआ करता था, और इस गर्भगृह में देवता हुआ करते थे। अब इस मंदिर में एक प्रवेश द्वार हुआ करता था। प्रवेश द्वार को बिल्कुल अलंकृत करके सजाया जाने लगा, और पूरा मंदिर भव्य बनाया जाने लगा। धीरे धीरे आगे चलकर इसके किनारे किनारे भी जैसे मंदिर में आज होता है, ऑडियंस एक सेंटर हो गया, यहाँ पर देवता होगा, किनारे किनारे स्पेस दिया गया ताकि लोग वहां पर खड़े हो सकें, पूजा अर्चना कर सकें। ये यहाँ मंदिर स्थापत्य की एक शैली का विकास हुआ इस काल में। और क्या हुआ भाई, एक और बात आती, अजंता की गुफाओं को काटकर इस काल में बहुत बढ़िया से उसका वो किया गया, प्राकृतिक चित्रण किया गया। और जो कलर इस्तेमाल उस समय किया गया था, आज भी वो कलर बिल्कुल जीवंत श्रेणी में है। और एक खास बात बताया, पूरा का पूरा चट्टान काटकर ही ये बनाया गया था। अब यहां पर जो मंदिर बन रहे हैं, अजंता तो एकात्मक हो गया, और यहां जो मंदिर बन रहे हैं वो अलग अलग करके बनाया जा रहा है। जैसे इसमें एक आता सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, वो ईंटों से बना हुआ है, पत्थर से नहीं बना हुआ है। इसी प्रकार से वास्तुकला में भी गुप्तकाल में बहुत ही प्रगति हुई। आगे चलते हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी गुप्तकाल में काफी प्रगति हुई। कालिदास की कालजयी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम इसी फेज की है। कालिदास बहुत बड़े कवि हुए थे। मेघदूत, रघुवंश, ये सब उनके ग्रंथ थे। और साहित्य की और तमाम ग्रंथ हैं जिसका मेंशन यहाँ पे हो पाना संभव नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ इस समय लिखे गए गुप्तकालीन में। इसी कारण साहित्य के लिए चरमोत्कर्ष का काल भी कहा गया है। और इसके आगे हम चलते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में भी इस काल ने बहुत उपलब्धि अर्जित की। जैसे आर्यभट्ट, बराहमिहिर, जैसे गणतज्ञ और ज्योतिष लोग, वेदांग ज्योतिष, ये जितने भी ग्रंथ थे ये इसी समय लिखे गए।
और ये जितने भी ज्योतिषाचार हैं, गौरतज्ञ हैं, ये इसी समय के हैं। शून्य का आविष्कार भी भारत ने किया, वो इसी समय का था, आर्यभट्ट का, जिसको दुनिया मानती है। अंक ज्योतिष भी इसी समय का था। इतना कुछ गुप्त काल ने अपनी उपलब्धियां बटोरी हैं। इसी वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हर एक फील्ड में, यहां पे हमने पूरा का पूरा हर एक फील्ड का थोड़ा थोड़ा करके, जितना कुछ आपके एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा अपनी तरफ से ऐड करते हुए थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि क्या 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 हुआ है। और इसी वजह से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत सारे इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। कमियां निकालना भाई ठीक है, निकालते हैं, लेकिन जो चीजें दिखलाई पड़ रही दृश्य हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और स्वर्ण काल के रूप में गुप्त काल आज भी प्रतिष्ठापित है। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।